पिछला वीडियो जो हमने अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि 12th के बाद कई बच्चे आईआईटी जाते हैं और फिर आईआईएम जाते हैं, कुछ बच्चे सीए करते हैं फिर एमबीए करने के लिए आईआईएम जाते हैं। बट अब आपके पास एक डायरेक्ट शॉर्टकट है 12th के बाद सीधे आईआईएम में जाने का, विच इज आईपी मैट और इंडिविजुअल एग्जाम्स ऑफ डिफरेंट आईआईएम कॉलेजेस। अब इसमें सबसे बड़ी तैयारी जो शुरू करनी होती है ना, वो अपने को 10th के बाद शुरू करनी होती है। और सबसे ज़्यादा डाउट्स जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं कि स्ट्रीम कौन सी चूज करें, सब्जेक्ट्स कौन से चूज करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसी पे। देखो 10th के बाद जनरली जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि आप साइंस ले लो, या आप कॉमर्स ले सकते हो, या आप ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ले सकते हो। जनरली साइंस वाले बच्चे या तो आईआईटी कर रहे होते हैं अगर आपने मैथ्स लिए तो, और आप मेडिकल में जा रहे हो तो आप नीट की तैयारी कर रहे होते हो। कॉमर्स वाले बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि 12वीं तक आप मजे करो, उसके बाद आप सीए की तैयारी करो। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए माना जाता है कि ये बाद में यूपीएससी की तैयारी करेंगे। ये आमतौर पर देखा जाता है। सीबीएसई की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कॉमर्स लिए तो आपको अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। ऐसी कोई स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट नहीं करती है। एक बच्चा चाहे तो फिजिक्स के साथ अकाउंट्स और उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। हालांकि ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना, बट मैं जस्ट बता रहा हूं कि माहौल चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको भी बदलना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं जो हमारा टाइम था जब मैं 12th पास किया था, उस टाइम पे मेरे परसेंटेज के हिसाब से, कट ऑफ सिस्टम के हिसाब से मुझे कॉलेज मिला करते थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कट ऑफ सिस्टम हो गया है खत्म। हर एक कॉलेज का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम या तो खुद का होता है, या एक नॉर्मल जेनरिक एंट्रेंस एग्जाम एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का होता है। तो सारी तैयारी जो है 11th और 12th में वो आ गई है किस पे? एंट्रेंस एग्जाम्स पे। तो आईआईटी नीट का हम सबको पता है कि 11th से बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं आईआईटी और नीट की। जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं, जिस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूं, जो कि है आईआईएम, उसकी तैयारी है आईपी मैट, उसकी तैयारी भी आपको 10th के बाद शुरू करनी पड़ेगी। अब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की या स्ट्रीम सिलेक्शन की। तो मैं ये मानता हूं अगर आप में वो विजन है कि आप आईआईएम जाना चाहते हो, आपको आईआईटी जाके फिर आईआईएम जाके कैट का एग्जाम देके वो सब नहीं करना है, आप डायरेक्टली आईआईएम जाना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि यार आईआईएम में एमबीए यानी कि मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे तो धंधा करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो अगर आपके दिमाग में वो विजन क्लियर है तो आपको वही सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करना चाहिए जो आप वहां जाके पढ़ने वाले हो, या वो सब्जेक्ट्स जो आपके कहीं ना कहीं कंपटीशन के एग्जाम में काम में आते हैं। दूसरी तरफ जब हम लॉ की बात करते हैं, क्लैट की बात करते हैं कि क्लैट का जो एग्जाम होता है जिससे आप टॉप के एनएलयू जाते हो और वहां जाके आप लॉ की पढ़ाई करते हो, तो उसकी पढ़ाई से पहले भी आपको वही सब्जेक्ट्स लेने चाहिए जो आपकी क्लैट की पढ़ाई में आपको सपोर्ट करें। वो क्लैट के इंडिविजुअल टॉपिक्स को आपको डिटेल में 2 साल एज अ सब्जेक्ट पढ़ा पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे कि अगर आप सीधे आईआईएम जाना चाहते हो आईपी मैट के जरिए, या फिर आप एनएलयू यानी कि लॉ करना चाहते हो क्लैट के जरिए, या फिर आप सीए भी करना चाहते हो अगर, तो आपके लिए एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। ये मैं बताऊं उसके पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आमतौर पर देखा है बहुत सारी स्कूल्स क्या करती है, ड्राइंग नाम का एक सब्जेक्ट बच्चों को दिलाती है, म्यूजिक नाम का एक सब्जेक्ट बच्चों को दिलाती है, योगा नाम का एक सब्जेक्ट बच्चों को दिलाती है। इंडिविजुअली क्या मैं स्किल्स की डिसरिस्पेक्ट करता हूं? नहीं, मैं स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। बट वो लोग ये सब्जेक्ट्स इसलिए दिलवा रहे हैं ताकि इनमें मार्क्स अच्छे आ जाएं और उनके पेपर में छापने के लिए परसेंटेज बहुत अच्छे हो जाएं। बट क्या इन तीनों में से किसी भी एक चीज़ से बच्चे के करियर में, बच्चे के मेन कंपटीशन के एग्जाम में कोई फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब्जेक्ट्स आपको कभी नहीं लेने हैं। ये सब्जेक्ट्स जिस मोटिव से इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो मोटिव ही फुलफिल नहीं हो पाता। वो मोटिव ये था कि बच्चे सॉफ्ट स्किल की तरफ बढ़े, बच्चे और चीज़ें सीखें। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी इसका पीरियड लगाना होता है वो गेम्स पीरियड लगा देते हैं, और गेम्स पीरियड के बाद फाइनल एग्जाम से पहले 15 पेज का एक डॉक्यूमेंट बच्चों को दिया जाता है कि आप ये पढ़ लो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में हम अच्छे मार्क्स भेज ही देंगे। तो इस सोच से, इस रकस से बाहर निकलना है और थोड़ा ये सोचना है प्रैक्टिकली कि हमको जो करियर जिसमें बनाना है, क्या हम जो सब्जेक्ट्स 11th और 12th में चूज कर रहे हैं, क्या वो सब्जेक्ट्स उस करियर में फायदा देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। तो इसकी हम आज बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स वो सब्जेक्ट है जो आपके बहुत जगह काम में आने वाला है। कैसे? अगर आप सीए करना चाह रहे हो तो आपको ऑफकोर्स अकाउंट्स तो आना चाहिए, नाम में ही सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। ठीक है,
अगर आप आईपी मैट भी करना चाह रहे हो, मेरा ये मानना है कि अकाउंटेंसी इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सब्जेक्ट टू स्टडी। व्हाई? बिकॉज आईआईएम में जाने के बाद भी फर्स्ट जो आपका ईयर होगा उसमें आपको फाइनेंस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके अकाउंट्स की जो नॉलेज है उसको आपको सपोर्ट करेगी वहां पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे। तो क्या अकाउंट्स कंपटीशन के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। लेकिन क्या अकाउंट्स आपके करियर में इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ। अगर आप आईआईएम जाते हो या फिर आप सीए करने जाते हो। अगर आप क्लैट कर रहे हो और लॉ में करियर बनाना है तो शायद ये सब्जेक्ट आपके काम का नहीं हो। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है, मैं बायस्ड हो सकता हूं क्योंकि मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं सच में आपको बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। इकोनॉमिक्स मतलब क्या? अपनी स्टडी, अपने कंज्यूमर क्या डिमांड कर रहा है, सेलर क्या बेचना चाह रहा है, इंडिया एज अ कंट्री क्या डील कर रहा है बाकी देशों से। अब एक बार आईपीएम के एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं, आईएम का एग्जाम्पल लेते हैं। आईएम के अंदर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आएगा आपको फर्स्ट ईयर के अंदर। वो सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे समझना है तो आपका एक बेस तैयार होना चाहिए 11th और 12th में। तो इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। सर एक बात बताओ, ठीक है, मान लिया आईएम के अंदर इकोनॉमिक्स काम में आएगा, लेकिन क्लैट के अंदर आईएम इकोनॉमिक्स क्या काम में आएगा? अब ध्यान से समझो, क्लैट के अंदर क्या हो रहा है? लॉ की तैयारी हो रही है, ठीक है सर, लेकिन क्लैट के एग्जाम में एक सेक्शन आता है करंट अफेयर्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। आज की डेट में देश और दुनिया में क्या चल रहा है? कहीं पे कोई वॉर चल रहा है, कहीं पे कुछ और चल रहा है। ये सब किसको इम्पैक्ट कर रहा है? हमारे देश की इकोनॉमिक्स को। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन ड्यूटी, एक्सचेंज रेट, ये सब क्या है? इकोनॉमिक्स। तो जब आप इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो मुझे लगता है आप क्लैट की और बेहतर तैयारी कर पाते हो, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को, जो चीज़ें हमारे आसपास चल रही है, उनको प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि ये बात क्या कहना चाह रहा है। तो इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज़ मैंने देखा है आमतौर पर स्कूलों में बहुत ही थ्योरेटिकल तरीके से, बिजनेस स्टडीज़ ही तो है, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसकी तरह पढ़ाया जाता है। अगेन आई बिलीव दैट बिजनेस स्टडीज़ इज़ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एक तो पहली बात, अपनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही बहुत गलत है। लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। अरे वो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जो सब्जेक्ट एक्चुअली आपकी जिंदगी में प्रैक्टिकली काम में है। बिजनेस स्टडीज की जो नॉलेज है उसमें क्या आता है? आपको धंधा करना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करना चाहिए, धंधे के उसूल क्या है, रूल्स क्या क्या होते हैं, प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। दैट इज व्हाट बिजनेस स्टडीज टीचेस यू। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फन सब्जेक्ट्स। अगर अच्छा पढ़ाने वाला आदमी आपको बेहतर तरीके से पढ़ाए कि बिजनेस, रियल एग्जाम्पल लेके कि इंडिया में ये बिजनेस चल रहा है, इसके पीछे ये लॉजिक है, यूएस में ये बिजनेस चल रहा है, इसके पीछे ये लॉजिक है। तो बिजनेस स्टडीज इज पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। अगेन अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मैं तो बोलता हूँ साइंस वाले बच्चों को भी बिजनेस स्टडीज एज सब्जेक्ट लेना ही लेना चाहिए। पहली बात, अगर आपने अच्छे से पढ़ा, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन बिजनेस स्टडीज इज वन ऑफ द मोस्ट 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 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि अगर किसी को बागा एक धंधा करना है तो उसको बिजनेस समझ में आना चाहिए। और आप अगर आईएम करने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप कर रहे हो उसके आगे एमबीए, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जब डिग्री के नाम में बिजनेस आ रहा है और आप बिजनेस स्टडीज को सीरियसली ना लो, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज मैं मानता हूं ना केवल क्लैट आईपी मैट के बच्चों के लिए, हर एक टाइप के बच्चे के लिए मैं बोलता हूं बिजनेस स्टडीज इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इफ टॉट प्रॉपरली। ठीक है, ये एक बहुत ही गेम चेंजर सब्जेक्ट साबित हो सकता है कॉमर्स के बच्चों के लिए, चाहे उनको सीए करना हो, चाहे उनको क्लैट देना हो। कैसे सर, ये बात बताओ। सीए फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आता है लॉ, और 12th के बाद जो बच्चे सीए की तैयारी करते हैं उनके लिए लॉ एक अनदेखा अनजाना सब्जेक्ट होता है, जिसके अंदर उनको समझ ही नहीं आता कि अरे यार ये लॉ कहाँ से आ गया। लेकिन अगर आप 11th और 12th में लीगल स्टडीज को सब्जेक्ट लेते हो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही, साथ साथ में ये आपके सीए फाउंडेशन की तैयारी में हेल्प करेगा। और क्लैट में शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्लैट में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट ये आपका लीगल स्टडीज रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लैट में भी एक सेक्शन आता है पूरा लीगल रीजनिंग का। क्या वो आपसे लॉ के उधर आर्टिकल जैसे पूछेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसमें वो आपका माइंड चेक करेंगे कि आप लीगल चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो।
और वो किस जरिए से, किस तरीके से समझ पा रहे हो, वो रीजनिंग माइंड चेक करेंगे आपका लीगल स्टैंड पॉइंट से। अब वो रीजनिंग माइंड बेहतर कैसे बनेगा, जब आप लीगल यानी कि लॉ को एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब आप सोचो, अगर आप लीगल स्टडीज को 11th और 12th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि क्लैट के एग्जाम में आपकी रीजनिंग, आपका लीगल रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है? यस और नो? तो लीगल स्टडीज भी अगेन गेम चेंजर सब्जेक्ट, अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू वांट टू डू सीए और यू वांट टू डू क्लैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिलेक्शंस की जब बात आती है, मैं हमेशा 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 बोलता हूं, मैं मानता हूं कि मैथ से बच्चों को डर लगता है, लेकिन अप्लाइड मैथ्स जो नया एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट सीबीएसई का आया है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स। व्हाई? ऑफ कोर्स जो कोर मैथमेटिक्स चलती आ रही थी, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद कॉमर्स के बच्चों को, फाइनेंस के बच्चों को समझ में आती भी नहीं थी और आनी चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि उनके काम की नहीं थी। उन चीज़ों को हटा के कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैथ्स की लेके आना, जो एक्चुअल में हम लोग लाइफ में यूज़ करने वाले हैं, उसको बोलते हैं अप्लाइड मैथ्स। नाम में ही क्या है? अप्लाइड, जिसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से रियल लाइफ सिनेरियो में अप्लाई कर पाओ। तो अप्लाइड मैथ्स हर एक बच्चे को लेनी है 2 रीज़न से। पहला, मैथ्स जब आप सॉल्व करते हो, आपका दिमाग खुलता है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है। ये तो एक हो गया वैसा रीज़न। बट एक एक्चुअल प्रैक्टिकल रीज़न बताऊं, आप अगर आईएम की तैयारी कर रहे हो, आपकी क्वांट आएगी, आपकी अप्लाइड मैथ्स की तैयारी आपकी क्वांट में हेल्प करेगी। आईएम के अंदर एनसीईआरटी बेस्ड आता है 9, 10, 11, 12 का, तो 11, 12 की जो एनसीईआरटी रहेगी वो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करेगी अप्लाइड मैथ्स के अंदर। क्लैट के अंदर भी क्वांट का सेक्शन आता है 8 से 12 नंबर का। मुझे पता है छोटा सेक्शन है, लेकिन जनरली क्लैट के बच्चे अप्लाइड मैथ्स छोड़ के जाते हैं, क्योंकि मतलब क्वांट सेक्शन ही पूरा छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी मार्क्स पे फोकस करते हैं, हम तो 108 नंबर पे फोकस करेंगे। आप सोचो कि 12 मार्क्स तक का एक सेक्शन है जो आप कंप्लीटली छोड़ के जा रहे हो। वहीं अगर आपने थोड़ी सी अप्लाइड मैथ्स 11, 12 में साथ साथ में एज अ सब्जेक्ट पढ़ ली, तो आपकी क्लैट की तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो अप्लाइड मैथ्स भी, चाहे आपको आईएम करना है, चाहे आपको क्लैट करना है। हाँ, सीए की बात रहेगी, अगर आपको सीए करना है, उसमें भी बच्चे कहाँ अटकते हैं? कॉमर्स के ज़्यादातर बच्चे मैथ्स नहीं लेते, और उसके अंदर भी चौथा सब्जेक्ट जो है वो है क्वांट यानी कि मैथ्स। उसके अंदर सबसे ज़्यादा सीए फाउंडेशन में बच्चे फेल होते हैं या उन क्लियर नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न यही है कि उनकी 10th के बाद से मैथ्स पढ़ी हुई ही नहीं होती है। तो मैं ये बोलूँगा अप्लाइड मैथ्स आपको लेना ही लेना है, चाहे एज अ 6th सब्जेक्ट लो, कि आपको डर है कि नहीं 12th के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, 12th के अंदर मार्क्स खराब हो जाएंगे, 12th के अंदर परसेंटेज खराब हो जाएंगे, तो आप एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह मैथ्स को ले लो कि मार्क्स कम भी आए तो उसके जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको मैथ्स एज अ सब्जेक्ट लेना है और मैथ्स की पढ़ाई आपको करनी ही करनी है। इंग्लिश कंपलसरी अपने को लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना ही होता है। एक बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोली, जिसमें बच्चे बोलते हैं कि सर मैथ्स लेने से हमारे परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। मैं एक फैक्ट आपको बताऊं, जेन्युइनली जब 2015 में मैंने 12th किया था, उसके अंदर बहुत मैटर करता था आपकी 12th के परसेंटेज क्या आते हैं, क्योंकि उसी परसेंटेज के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ करते थे, जिसको हम कट ऑफ सिस्टम बोला करते थे। मेरे टाइम पे मुझे याद है 99.9 से भी ऊपर कट ऑफ गई थी श्री राम कॉलेज की जनरल कैटेगरी में, तो वो कट ऑफ उस टाइम में मैटर करती थी। बट आज की डेट में परसेंटेज अच्छे लाने हैं वो मैं बोलूँगा, लेकिन केवल परसेंटेज के पीछे सब्जेक्ट गलत चूज करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। वो क्यों है? क्योंकि 12th के परसेंटेज आपके शायद किसी कॉलेज में काम में ना आए, थोड़ा काम में जरूर आते हैं, उनका एक परसेंटेज कंसिडर होता है कई बार किसी एडमिशन प्रोसेस के अंदर, या फिर मान लो सीयूईटी से आपको कोई बढ़िया कॉलेज चाहिए, एक सीट बची है तो, और दोनों के सीयूईटी में बराबर मार्क्स है, तो वो सीट उसको मिली जाती है जिसका 12th में ज़्यादा परसेंटेज हो। इंपॉर्टेंस है, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल और केवल 12th के परसेंटेज के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करना ऑन सब्जेक्ट क्वालिटी, जो सब्जेक्ट आप चूज करने वाले हो, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो आपको अप्लाइड मैथ्स लेना ही लेना है, चाहे आप एडिशनल सब्जेक्ट लो, चाहे आप मेन सब्जेक्ट लो, डजेंट मैटर। आप अकाउंट्स ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो, बीएसटी ले सकते हो। लीगल स्टडीज़ मैंने बताया गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है अगर आप लीगल स्टडीज़ को सब्जेक्ट लेते हो तो, और इंग्लिश आपको लेना ही लेना है। तो ये तो हमारी बात हुई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की कि भैया ये सब्जेक्ट हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट हमको लेने हैं। क्यों? क्योंकि चाहे हम आईपी मैट करें, चाहे हम क्लैट करें, चाहे हम सीए करें, इन सब में ये सब्जेक्ट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे, हमको सपोर्ट करेंगे, हमको हेल्प करेंगे। एक चीज़ की बात मैं और करना चाहता हूँ यहाँ पे, विच इज़ CUET। सर अब ये क्या है? आपने आईपी मैट बता दिया, क्लैट बता, CUET क्या है?
जितने भी मेजरली ऑफकोर्स पूरे इंडिया के कॉलेजेस में हैं, बट सबसे बड़े कॉलेजेस जो DU के माने जाते हैं, जैसे कि श्री राम कॉलेज है, शहीद सुखदेव, वन ऑफ माय फेवरेट कॉलेजेस, ये सब लोगों का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया विच इज़ CUET। सर इसका सिलेबस क्या है? जो आपका 12th का सिलेबस है वही इसका सिलेबस है, प्लस इकोनॉमिक्स में जैसे 11th में माइक्रो आती है तो वो भी आपके 12th के अंदर आती है, वो भी CUET के अंदर आती है। ठीक है, इसके अंदर से तैयारी कैसे करनी है? जो हम लोग एलिवेट के अंदर पढ़ाते हैं वो मैं तरीका बताता हूँ आपको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बच्चे को कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे कॉन्सेप्चुअली। कोई भी चैप्टर हमने पढ़ा, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट 360 डिग्री तरीके से हम लोग कवर करते हैं कि प्रैक्टिकली बच्चे को चैप्टर समझ में आ रहा है। उसके बाद उसकी पहली वर्कबुक जो उसको मिलती है वो उसको मिलती है ऑफ 12th बोर्ड्स। 12th के बोर्ड्स में आप कैसे एक आंसर लिख के आओगे, उसकी तैयारी हम लोग बच्चों को करवाते हैं। उसके बाद जैसे ही 12th बोर्ड्स की वर्कबुक कंप्लीट हुई, हम CUET में जैसे कंप्यूटर पे बेस्ड टेस्ट नहीं होता मॉक्स, हम वैसे ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराते हैं जो कि मॉक्स होते हैं CUET के उसी चैप्टर के। तो एक चैप्टर को हमने 12th की तरीके से तैयार किया और उसी चैप्टर को हमने उसी टाइम पे CUET के तरीके से कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे तैयार किया। तो मैं ये मानता हूं कि अगर बच्चा IP मैट की तैयारी या क्लैट की तैयारी 12th के साथ साथ कर रहा है, तो 12th जब वो पढ़ रहा है उसको साथ साथ में इंटीग्रेटेड CUET की पढ़ाई, CUET की तैयारी होनी ही होनी चाहिए। तो ये एक वीडियो था आपके लिए ब्रीफ में कि स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करनी है। अच्छा, स्ट्रीम के बारे में एक ज़रूर बात मैं आपको बोलूँगा, IP मैट है ना, वो भेदभाव नहीं करता। IIM भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं बोलता कि हम केवल साइंस के बच्चों को लेंगे, वो ये नहीं बोलता हम केवल कॉमर्स के बच्चों को लेंगे, वो ये नहीं बोलता हम केवल आर्ट्स के बच्चों को लेंगे। वो ये बोलता है अगर आपकी वर्बल यानी कि इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी मैथ्स क्वांट प्रैक्टिकल है, अगर आपका एक रीजनिंग माइंड है जो कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है एक बच्चे का जजमेंट लेने का, तो आप IIM में पढ़ने आ सकते हो। तो इवन इफ you are a science student, medical, non-medical doesn't matter, even if you are a commerce student, even if you are a humanities student, you can all appear for IP MAT. Same is with CLAT. भैया लॉ पढ़नी है, लॉ की तैयारी आपको करनी है, तो आप चाहे साइंस के हो, आप चाहे कॉमर्स के हो, आप चाहे ह्यूमैनिटीज के हो, आप CLAT का एग्जाम अपीयर कर सकते हो। एक बार टाइमलाइन रिवाइज कर लेते जो हमने पहले बनाई थी। वो टाइमलाइन ये रहेगी कि जैसे ही अभी आप 10th का एग्जाम देख दिए हो, 10th का रिजल्ट भी आ चुका है, अब हम 11th जब अपनी स्टार्ट करेंगे, वॉट एवर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यू गो हेड विद डजंट मैटर। इसमें आपका अभी अपन अप्रैल में है, एक साल में आपका 11th कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले 12th के बोर्ड एग्जाम के भी पहले दिसंबर में आपका IIM बैंगलोर का एग्जाम होगा और आपका CLAT का एग्जाम होगा। तो अगर आप लॉ कर रहे हो तो आप CLAT का एग्जाम दोगे, अगर आप IIM कर रहे हो तो आप IIM बैंगलोर का एग्जाम दोगे। 12th के बाद आप 3 एग्जाम्स मेरे अकॉर्डिंग दोगे। वो है फर्स्ट IP मैट, सेकंड है जिप मैट। IP मैट भी 2 टाइप का होता है, इंदौर और रोहतक, और CUET। सर बहुत सारे एग्जाम नहीं हो गए, इतनी तैयारी कैसे करेंगे? देखो CUET जहाँ तक बात है वो आप 12th की पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर इंडिकेटेड हो गया। IIM बैंगलोर IP मैट दोनों वाले, उन सबके ऑलमोस्ट करिकुलम सिमिलर हैं, उसके लिए आपको एडिशनल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप केवल लॉ कर रहे हो तो आप लॉ की तैयारी करो और बाद में CUET जरूर दो बैकअप के लिए। तो ये मेरी गाइडेंस रहेगी फॉर स्ट्रीम सिलेक्शन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड आपको कौन से मेन सब्जेक्ट से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा और कौन से कंपटीशन के एग्जाम में सपोर्ट मिलेगा, इसकी ये कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी। ऐसे ही सिमिलर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी आपके फ्रेंड्स में या फैमिली में ऐसी कन्फ्यूजन में है, जिसको स्ट्रीम समझ नहीं आ रही, या वो सब्जेक्ट चेंज करने की सोच रहा है, या स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा, आप उससे वीडियो शेयर कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।